प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम शुरू करेंगे पद्य खंड। कक्षा 12वीं के पद्य खंड में पहली जो रचना है आत्म परिचय, वो सिलेबस में से हटा दी गई है। तो अब दूसरी जो रचना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, वो है एक गीत। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक गीत कविता निशा निमंत्रण नाम से जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का गीत संग्रह है उसमें से ली गई है। इस रचना में कवि बच्चन उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका आत्मीय उसके नजदीक नहीं है, जिसे दुनिया में किसी व्यक्ति से लगाव नहीं रहा है, एक विरक्तता की स्थिति है और उसके बारे में वो बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में कवि क्या बताते हैं, कौन कौन सी चीजें वो आपके बीच रखते हैं। ये एक बड़ा सुंदर गीत, जिन गीतों की वजह से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी प्रसिद्ध रहे हैं। बच्चन जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 में हुआ और निधन 2003 में हुआ इलाहाबाद में। और इसी वजह से इलाहाबाद में गंगा किनारे के नजदीक होने के कारण ही अमिताभ बच्चन जी को भी छोड़ा गंगा किनारे वाला कहा जाता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपनी मधुशाला जैसी कृतियों से बड़े प्रसिद्ध रहे। इनकी अपनी जो आत्मकथाएं हैं, 4 आत्मकथा के खंड हैं इनके, और वे भी बड़ी चर्चित रचनाएं रही हैं। तो अब हम यहाँ स्लाइड शो पे आपको लेकर के चलते हैं और आप निसंदेह एक बेहतर चीज यहाँ महसूस करेंगे एक गीत कविता के माध्यम से। देखिए, कक्षा 12वीं हिंदी में आरोह भाग 2 उसका काव्य खंड, और काव्य खंड की शुरुआत हम कर रहे हैं एक गीत से जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। निशा निमंत्रण नाम से जो पुस्तक है बच्चन जी की, उसमें से यह गीत लिया गया है। और प्रस्तुति प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पंक्ति का सरलार्थ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ये पंक्तियां किस स्थिति में लिखी गई। बच्चन जी की पहली जो पत्नी थी श्यामा, उनका निधन हो चुका था। जब जीवन साथी बिछड़ जाता है वह बड़ी व्याकुल करने वाली स्थिति होती है। बच्चन जी अकेला महसूस कर रहे थे। प्रत्येक चीज में आनंद समाप्त हो चुका था, रस समाप्त हो चुका था। अकेले बैठे बैठे उन्हें यह लगता था कि दिन उस व्यक्ति के लिए तो बहुत जल्दी ढल जाता है जिसका अपना कोई प्रिय उसका इंतजार कर रहा हो, लेकिन जिस व्यक्ति का प्रिय उसके नजदीक ना हो उस व्यक्ति का दिन ढलने में बड़ी दिक्कत आती है। उस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक एक मिनट एक एक घंटे की तरह और एक एक घंटा एक एक दिन की तरह व्यतीत होता है। उस भाव स्थिति से बच्चन जी इस गीत को लिखते हैं। तो अब दोबारा से हम इसे पढ़ लें तो और आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। यहां कवि स्वयं अपने आप को रखता है, एक पंथी को रखता है उदाहरण के लिए, और एक चिड़िया को रखता है। 2 स्थितियां हैं, चिड़िया है और पंथी है। उन दोनों को अपना आत्मीय दिखाई देता है, अपने मिलने वाले, अपने यार रिश्तेदार, अपने जिनसे उसका लगाव है वो लोग दिखते हैं, और इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है, चिड़िया के पंखों में तेजी आ जाती है और वो लगातार अपनों की ओर भागते चलते हैं। परंतु कवि उसका कोई अपना दिखाई नहीं देता। ये लगता है कि दुनिया में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा है, और ऐसी स्थिति उनके कदमों में सक्रियता नहीं लाती, उसके हृदय में विह्वलता लाती है, भावुकता लाती है, शिथिलता लाती है, और इसलिए वह बैठा रहता है, सोचता है कि मैं किसके लिए क्या करूं। तो दोबारा से यह शुरू करते हैं पहला पंद, हो जाए ना पथ में रात कहीं। अब यहां आप देख लीजिए कि पथ में रात ना हो जाए सबसे बड़ी समस्या,
पंथी को ये है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पहली बात, पहली जो चिंता है उसकी क्या है कि वो चल रहा है पथ में, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, पहली चिंता ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं रही है, मंजिल नजदीक है। और एक डर ये है कि पथ में ही, रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए। ये दोनों स्थितियां उस पंथी के पैरों में गति ला देती हैं। जो पंथी क्या करता है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इन दो बातों को सोचकर, जो दिन भर का थका हुआ पंथी है, पंथी माने यात्री, राहगीर, कहीं काम करने के लिए गया हुआ था और अब वहां से वापस लौटता है, उसे दो चीजें दिखाई देती हैं। पहली ये कि पथ में रात ना हो जाए, रात होने पर स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। दूसरी बात कि अब मंजिल थोड़ी ही दूरी पर है, यदि थोड़ा सा और हौसला दिखाएं तो मंजिल तक आराम से पहुंचा जा सकता है। जब ये दो बातें उस पंथी के दिमाग में आती हैं तो पंथी अपने कदमों में गति ले आता है, थोड़ा जल्दी चलने लगता है। तो उस पंथी के लिए क्या स्थिति आती है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जिसको ये लग रहा है कि पथ में रात ना हो जाए, जिसे ये लग रहा है कि मंजिल अब बिल्कुल करीब है, तो दोनों स्थितियों में जो पंथी है उसके कदमों में तेजी आती है, वह तेजी से चलने लगता है। तो अब यहां ये तीनों चारों पंक्तियां ये दिखाती हैं कि कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है। आप सूर्य की पंक्तियों के माध्यम से एक उदाहरण और देना चाहूंगा। सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, ज्यों जहाज को पंछी उड़ उड़ फिर जहाज पे आवे। जैसे समुद्र में पानी का जो जहाज है वो चल रहा है, उसमें यदि कोई पंछी है तो उसका मन उस जहाज के अलावा और कहीं नहीं लगता। वह कितना ही आसमान में उड़ ले, उसे ठिकाना चाहिए तो उसे वापस जहाज पे ही आना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, हम लोगों में क्या है, हम कहीं घूम आए, कहीं दुनिया भर की सैर करें, लेकिन फिर हमें अपना घर याद आने लगता है, हमें अपने घर वाले याद आने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में हम अपने पैरों में गति ला करके, सक्रियता ला करके अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वही हाल पंथी का है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसमें कवि क्या कहते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा में, प्रत्याशा, उनको उम्मीद है कि उनकी जो माँ है, जो उनके दाना चुगदा का इंतजाम करने के लिए बाहर गई है, वो आ रही होगी। इस उम्मीद में वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहली पंक्ति क्या कह रही है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी माँ जो सुबह खाना दाना पानी लेने के लिए गई हुई थी, उनका ध्यान रखते हुए गई हुई थी कि मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, इनके खाने का इंतजाम कर दूं। अब समय हो गया है, तो वो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़, नीड़ माने घोंसला, कि उन्हें उम्मीद है कि समय हो गया है, अब माँ वापस आ रही होगी। तो उनकी व्यग्रता देखिए, वे घोंसलों से सर निकाल निकाल कर और अपनी माँ को देख रहे हैं कि वह आई है, आ रही है, या कितनी दूर है, या कितना समय लगना है। वो घोंसलों से सर निकाल कर अपनी माँ की ओर झांक रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जितनी भी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर के और जाती हैं, उन सब चिड़ियों के ध्यान में जैसे ही ये बात आती है कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, उनके आने की बाट जोह रहे होंगे,
नीड़ों से सर निकाल निकाल कर देख रहे होंगे, तो उनके यह ध्यान आते ही जो पंख हैं उनमें गति बढ़ जाती है, उनमें वो इतनी चंचलता आ जाती है कि उन्हें लगता है कि मैं पल भर में अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। और यही हाल प्रत्येक माता पिता का होता है। हमारे माता पिता घरों से काम के लिए गए हुए होते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, देखना कि जब वो घर से जाते हैं तो वापस आते हुए यह ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए खाने को कुछ ले चलूं। कोई फल उनको दिखाई देता है, कोई मिठाई दिखाई देती है, कहीं कोई ज्यादा वह पैसा नहीं कमा पाता तो कुछ रुपए की टॉफी वो अपने जेब में डाल लेना चाहता है। उसे लगता है कि जो बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी बड़ी शिद्दत से बाट देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं क्या ले चलूं। उसके दिल में बड़ा भाव उमड़ता है। और वही स्थिति यहाँ चिड़ियों के बच्चों की और चिड़िया की दिखाई देती है। तो यहाँ दूसरा जो उदाहरण है, इसमें चिड़िया का उदाहरण दिया है। चिड़िया जब सुबह दाना पानी लेने के लिए निकलती है तो उसके बच्चे किस तरह से झांक रहे होते हैं, यह उदाहरण लिया है। अब यहाँ फिर कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसी स्थिति में भी दिन का पता नहीं चलता। आप जब किसी काम में लगे होते हैं, कोई धुन सवार होती है आपको, तो आपके लिए दिन चुटकियों में निकल जाता है। आपका दिमाग यदि व्यस्त है, आपकी धुन कहीं लगी हुई है, तो फिर आपको दिन ढलने में देर नहीं लगती। आपको ये नहीं लगता कि इतना समय हो गया है, आपको ये लगता है अरे शाम हो गई। और जब आप खाली बैठे हैं, आपके अंदर कोई धुन नहीं है, आपकी दृष्टि में कोई चेहरा नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, ऐसी स्थिति में एक एक पल बिताना बहुत भारी होता है। कवि उसी स्थिति को महसूस कर रहे हैं। चलिए तीसरी स्थिति की ओर चलते हैं। अब जो दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति क्या हुई, पहली हुई पंथी। उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या है कि रात होने वाली है रास्ते में। उसकी समस्या है कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं रही है। और इन दोनों स्थितियों में वह तेजी से चलता है। चिड़िया वाली स्थिति क्या है, चिड़िया दाना चुगा लेने के लिए घर से गई हुई है, पीछे से उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो बच्चे माँ की आने की उम्मीद में घोंसले से सर निकाल निकाल करके देख रहे हैं कि उनकी माँ कितनी दूर है, वह क्या लेकर के आ रही होगी। अब ये तीसरी स्थिति देखिए, ये कविता में जो अंतिम बंद है वो क्या कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। उर माने हृदय। अब मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने बेचैन। कवि कहता है कि चिड़िया को तो अपने बच्चों का ध्यान है, पंथी को अपनी मंजिल का ध्यान है, रात ना हो जाए ये ध्यान है, और मंजिल बिल्कुल नजदीक है ये भी बात उसे पता है। और ये सारी चीजें मिलकर उनके पैरों में गति लाने का काम करती है। लेकिन मेरे लिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए कौन बेचैन है, मेरे लिए तो कोई बेचैन नहीं है। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। कवि कहता है कि मेरे लिए कोई बेचैन नहीं है, मैं हूं किसके हित, किसके लिए चंचल, सक्रिय, कि मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने को, जैसे चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। मैं पहले बता चुका हूं आपको, हरिवंश राय बच्चन जी की वह स्थिति थी जब उनकी पहली पत्नी श्यामा का देहांत हो गया था। दूसरी जो पत्नी तेजी बच्चन, पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था, दूसरी जो पत्नी थी उनकी तेजी बच्चन, उनके ये दो बेटे हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। तो उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चन जी को यह लगा कि दुनिया में उनके लिए कहीं कोई लगाव रखने वाला नहीं है। इसलिए वो ये प्रश्न करते हैं कि दुनिया मुझसे कहती है कि सक्रिय हो, सक्रिय हो, चंचल बनो, लेकिन मुझे बताओ मैं किसके लिए चंचल बनूं, मेरे लिए कौन परेशान है। मैं काम पर जाता हूं तो मुझे किसी का याद नहीं आता कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा।
ऐसी भाव विभल स्थिति में वो ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न अलंकार यहाँ है ये। जब भी किसी पंक्ति में, काव्य पंक्ति में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह प्रश्न अलंकार होता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए काम करूं, किसके लिए सक्रिय हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। शिथिल, शिथिल माने क्या होता है? ढीला हो जाना, आलसी हो जाना। और पद माने पैर। के जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं, दोनों के दोनों ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठते हैं, तो ये प्रश्न मेरे पैरों को शिथिल कर देते हैं। मैं कोई काम करना चाहता हूं तो मुझे ये लगता है मैं ये काम किसके लिए करूं। और जैसे ये प्रश्न दिमाग में आता है, तुरंत मेरे अंदर एक आलस आ जाता है, एक निकम्मापन आ जाता है, एक शिथिलता आ जाती है। मुझे लगता है कि नहीं, किसी के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इन कामों से किसी का भला नहीं होने वाला है। भरता और मैं विह्वलता है। और ये प्रश्न जो है ना, ये मेरे हृदय में भावुकता ला देते हैं, विह्वलता ला देते हैं। इन प्रश्नों को जैसे ही मैं महसूस करता हूं, तुरंत मुझे रोना आता है। मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई है। चिड़िया का उसके बच्चों से लगाव है, पंथी का उसकी मंजिल से लगाव है, लेकिन एक अकेला भागा मैं हूं जिसका किसी से कोई लगाव नहीं है, जिसका कोई इंतजार नहीं करता, जिसके लिए कोई उम्मीद लगाई नहीं रखता। और ऐसी स्थिति कवि को भावुक बना देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और स्थितियों में तो होता है, लेकिन कवि के लिए यह नहीं होता। दिन भले ही जल्दी जल्दी ढल रहा है, उसकी गति को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कवि के लिए तो जैसे घड़ी की सुइयां रुकी पड़ी है। वह भावुक है, वह सक्रिय नहीं है, वह शिथिलता लिए हुए है। समय भले ही परिवर्तनशील है, समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु व्यक्ति के लिए जब घड़ी की सुइयां अटकने लगे, जब उसके मन में काम करने की इच्छा समाप्त हो जाए, जब उसके मन में ये लगने लगे कि उसका कोई इंतजार नहीं करता है, जब उसे ये लगने लगे उसके कार्य किसी का भला नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में कवि अपने आप को शिथिल मानने लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शिथिल मानने लगता है। तो प्यारे बच्चों, यह जो 3 बंद ये थे आपके बीच मैंने प्रस्तुत किए, एक बार दोहरा लें। पहले बंद में पंथी का जिक्र है। पंथी को मंजिल नजदीक है उसकी, और रास्ते में ही रात होने का डर है, समय ज्यादा हो गया है। ये दोनों स्थितियां उसके चरणों में तेजी लाने का काम करती है। दूसरे बंद में चिड़िया की स्थिति है। चिड़िया अपना काम करने गई हुई है, दाना पानी लेने गई हुई है, पीछे से उसके बच्चे घोंसले में हैं। अब वो ध्यान करती है अपने बच्चों का, और जैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, वो घोंसलों से सर निकालकर देख रहे होंगे कि माँ कितनी दूर है। ऐसी स्थिति में चिड़िया के पंखों में तेजी आ जाती है, वह तेजी से अपने घर की ओर भागती है। तीसरी स्थिति कवि की है। वह सोचता है कि मेरे लिए कोई बेचैन नहीं है, मैं घर में ही पड़ा रहूं, घर से बाहर रहूं, कितना ही समय बाहर रहूं, पीछे से घर में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि यह आदमी कहाँ रह गया। वह कहता है कि मैं काम करूं तो किसके लिए करूं। और ये प्रश्न जब उसके दिमाग में उठते हैं तो काम करने की जो ललक है वो समाप्त हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। हृदय जो है वो भावुकता से भर जाता है। भले ही दिन जल्दी जल्दी ढल रहा हो, लेकिन कवि जो है वो शांत बैठ जाता है। उसको कहीं भी किसी तरह की रुचि किसी काम में नहीं रहती। तो ये कविता के तीनों बंद मैंने एक बार फिर आपके बीच स्पष्ट कर दिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो कविता है इसके कई बंद अलग अलग पेपरों में, जो पीछे हमारे 4-5 साल के जो पेपर हुए उनमें से मैंने देखा कि कौन से पेपर में ये कविता आई है, किस रूप में आई है। सरलार्थ आया 2019 में, डी जो कोड था, पेपर कोड था 2019 में, डी पेपर कोड में ये आया है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। 2018 में भी डी कोड में ये बंद आया है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं।
यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ ये जो जल्दी जल्दी जो शब्द आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द एक ही अर्थ में एक से ज्यादा बार यदि प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां कहीं नहीं, इस स्थिति में यहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कहीं नहीं, ये दोनों स्थितियां अनुप्रास अलंकार की होती है। जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी ढलता है, चलता और ढलता में भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये सरलार्थ के लिए ये पंक्तियां आई थी 2019 और 2018 में। मैं बता चुका हूं, पंथी की बात है, पथ में यानी रास्ते में रात ना हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है, इस चीज का वर्णन यहाँ किया गया है। इसका दूसरा बंद जो है ये सरलार्थ के लिए आया था 2018 में, सी पेपर कोड, और उसमें आया था बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, कि बच्चों का ध्यान करके चिड़ियों में गति आ जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो इस तरह से ये सरलार्थ के लिए आया। तीसरा जो है वो आया काव्य सौंदर्य के लिए 2020 में, सी पेपर कोड 2020 में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ये एक बार फिर से आया। और 2020 के सी पेपर कोड में इस सरलार्थ के लिए नहीं आ पाया, ये आया काव्य सौंदर्य के लिए। अब मैं यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और आपको बता देता हूँ। मैं जिस ढंग से अपने बच्चों को तैयारी कराता हूँ वो चीज मैं आपको एक बार और बताऊंगा। अब मैं किस तरह से तैयारी कराता हूँ, जब मैं सरलार्थ करवाता हूं तो बच्चों को मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। पहला मैं बताता हूं संकेत। पहला जो पॉइंट है वो संकेत। संकेत में क्या देना होता है हमें, देखिए संकेत में क्या देना है हमें। संकेत में देना है पहले दो शब्द। जैसे हम यहाँ पहला पॉइंट डालेंगे संकेत, तो संकेत में देना है हो जाए ना पथ में रात कहीं। फिर यहाँ डॉट लगाते चलेंगे, और इसी मान लो इस पद्यांश को हमें करना है तो बाद के दो शब्द ले लेंगे ढलता है। जब आप पहला बिंदु डालेंगे सरलार्थ के दौरान तो ये आ जाएगा आपका संकेत, या क्रम भी डाल सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका संकेत। संकेत में क्या देना है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, तो उसका संकेत देना है कि हो जाए, और उसके बाद डॉटेड लाइन, और फिर ढलता है, अंतिम दो शब्द। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके दो पद्यांश आते हैं, तो आप कौन से का सरलार्थ कर रहे हैं ये चीज इससे स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप क्या डालते हैं, दूसरा डालते हैं प्रसंग। प्रसंग में आप क्या डालते हैं, प्रसंग में मैं तीन चीजें बच्चों से लिखवाता हूं। तीन चीजें कौन कौन सी, पहला तो कवि का नाम, कवि। दूसरा कविता का नाम, और तीसरा है भाव। किसका भाव, भाव है कविता का भाव। कविता में क्या बात कही गई है, इसमें प्रसंग में तीन चीजें मैं लिखवाता हूं बच्चों को। पहला तो कवि का नाम क्या है, आप कैसे लिखेंगे उसको, आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों को एक गीत नामक कविता में से लिया गया है, और इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि दिन के परिवर्तनशील होने की, समय के परिवर्तनशील होने की बात कहता है, और वो कहता है कि जिनके आत्मीय उनके नजदीक हैं, उनका इंतजार करते हैं, उनके लिए दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। ये प्रसंग हो गया, कवि का नाम आ गया, कविता का नाम आ गया, और भाव आ गया। तीसरा बिंदु हम देखते हैं। तीसरा बिंदु होगा आपका सीधा सीधा सरलार्थ। उसे
सरलार्थ कहें या व्याख्या कहें, बात एक ही है। तीसरे बिंदु में आपका सरलार्थ आ जाएगा। ये आ गया आपका सरलार्थ। इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? बहुत सारे बच्चे जब सरलार्थ करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे सीधा सरलार्थ शुरू कर देते हैं कि पथ में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल दूर नहीं है और पंथी जो है इसलिए बहुत तेजी से चलने लगता है, जबकि आपको एक पंक्ति उसमें जोड़नी है। और तो आप जैसा करेंगे, जैसा आपको समझ में आएगा वैसा ही करेंगे। क्या पंक्ति जोड़नी है? पंक्ति जोड़नी है, इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी एक पथिक का जिक्र करते हैं, वह जा रहा है और दिन काफी हो चुका है, रात होने वाली है, मंजिल उसके नजदीक है, और ये दोनों स्थितियां उसके कदमों में तेजी ला देती है। पहली पंक्ति क्या जोड़ेंगे? इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, या सीधा जोड़ दो, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि, इतना जोड़ना है और आपका जो सरलार्थ है उसकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। अब जो इससे अगली जो चीज है वो क्या है? चौथा पॉइंट हम कहाँ लिखें? यहां लिख देते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है आपका काव्य सौंदर्य। ये हो गया काव्य और सौंदर्य। काव्य सौंदर्य चौथा पॉइंट ये हो गया आपका। काव्य सौंदर्य में मैं क्या करवाता हूं आपको बता दूं इस बात को भी। काव्य सौंदर्य में हम बहुत सारी चीजें हैं, और आमतौर पे किताबों को आप देखेंगे, गाइड वगैरह आप देखेंगे तो उसमें बड़ी क्लिष्ट भाषा में बातें बताई जाती है। उतना ज्यादा लिखवाने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो चीजें लिखवाई जाए जो सरलता से बच्चे को समझ में आ जाए। तो मैं क्या लिखवाता हूँ? काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। एक होता है उसका भाव सौंदर्य पंक्तियों का, दूसरा होता है उसका कला सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य है वो कविता की अंदरूनी विशेषताओं को उजागर करता है। उसमें मैं तीन चीजें लिखवाता हूं भाव सौंदर्य। पहला होता है भाव। किसका भाव? उन पंक्तियों का, पूरी कविता का नहीं। पूरी कविता का लिखवाता हूं प्रसंग में। पूरी कविता में कवि क्या कहता है, दो एक पंक्तियों में वो बात स्पष्ट होती है। और काव्य सौंदर्य जब हम करेंगे तो उसमें पंक्तियों का भाव। पंक्तियों का भाव मतलब ये जो पंक्ति आई हैं, इन पंक्तियों में क्या बात कही गई है वो एक या दो पंक्तियों में आप काव्य सौंदर्य में डालेंगे, भाव सौंदर्य में। फिर दूसरा रस और गुण। रस और गुण में क्या होता है? रस, कविता में किस तरह का आनंद आया आपको? रस माने आनंद होता है। और रस जो होते हैं वो साहित्य में पहले 9 रस होते थे, अब 11 रस हो गए हैं। अब ये पंक्तियां आपने देख ली, इनमें रस आपको लिखना है तो कौन सा रस लिखेंगे? ये जो पंक्तियां हैं ये एक तरह से सीख देने का काम कर रही हैं। समय के बारे में बता रही हैं कि समय ऐसे ढलता है, ऐसा होता है, यदि इस तरह की स्थिति आती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। एक संदेश है। आप शांत रस लिख सकते हैं। अब क्योंकि कवि की पारिवारिक समस्याओं का भी संकेत है कहीं ना कहीं, विरह वियोग की स्थिति भी आपको लग रही है अंतिम पंक्ति में, तो वहां ऐसी स्थिति में आप श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं। तो दोनों स्थितियां ये आपके लिए हैं, आप जैसे चाहें। पंक्तियां आपको कौन सा आनंद देती हैं उस आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि जो कविता है वो कौन से रस से परिपूर्ण है। तो मैं यदि बच्चों को ये पंक्तियां करवाऊंगा तो मैं तो इन्हें शांत रस लिखवाऊंगा बच्चों को। इसमें शांत रस है, और जहां शांत रस है वहां प्रसाद गुण, ये दो चीजें हैं। अब भाव सौंदर्य में तीन चीजें हो गई। एक तो हो गया भाव, एक हो गया रस, और एक हो गया गुण। प्रत्येक कविता को आप रस और गुण के आधार पर बांट लो कि किस कविता में कौन सा रस कौन सा गुण है, और उनका भाव तो आपने सरलार्थ पर रखा है, आप कर ही देंगे क्या भाव है इसमें। जो शिल्प सौंदर्य होगा उसमें 4 पॉइंट लिखवाता हूं मैं। पहला, भाषा। भाषा कैसी है?
तो ये जो भाषा है हरिवंश राय बच्चन जी की, ये भाषा है साहित्यिक हिंदी। आप जब लिखेंगे, पहली पंक्ति लिखेंगे शिल्प सौंदर्य की, तो आप लिखेंगे इन पंक्तियों में साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट, शब्द चयन। शब्द चयन में क्या लिखवाता हूं मैं? शब्द चयन में लिखवाता हूं कि इस कविता में या इस काव्यांश में किस तरह के शब्द हैं। शब्दों में आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, अब आप इसमें देखिए पथ, लेकिन मंजिल जो है उर्दू फारसी का हो गया। पंथी, पथ, ये तो हो गए आपके जो शब्द हैं संस्कृत के, संस्कृत निष्ठ। लेकिन जो मंजिल है ये उर्दू फारसी का शब्द हो गया। अब जब आपको शब्द चयन लिखना होगा तो वह पंक्ति आप इस तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। पथ के साथ मंजिल का प्रयोग, तो तत्सम के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग एक अलग तरह की सुंदरता यहां पैदा करता है। यह शब्द चयन हो गया। आप सीधा नाम भी ले सकते हैं, पथ, पंथी जैसे और मंजिल जैसे शब्दों का खूबसूरत प्रयोग किया गया है। शब्द चयन हो गया, पहला भाषा हो गई, दूसरा शब्द चयन। तीसरा क्या हुआ? तीसरा और ले लेते, अलंकार ले लें। अलंकारों को देखें हम इसमें, अभी मैं बता रहा था, कहीं नहीं, इनमें आपका अनुप्रास हो गया। चलता है, ढलता है, अनुप्रास हो गया। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। और मैं हूं किसके हित चंचल, उस वाली पंक्तियों में दोनों में प्रश्न अलंकार हो गया। तो इस तरह से आप जब अलंकार लिखेंगे तो आप कहेंगे कि इन पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐसे आप लिख सकते हैं अनुप्रास वाली पंक्ति। छंद, तो छंद के नाम पर जितने भी आधुनिक कवि हैं आमतौर पर उन्होंने, निराला जी के बाद तो छंद मुक्त रचनाओं का बहुत प्रचलन आया। अब तो छंदों में रचनाएं नहीं लिखी जाती, अब तो हम देखते हैं तो ज्यादातर जो कविताएं हैं गद्यात्मक पद्य लिखा जा रहा है। तो नए कवियों की जो भी कविताएं आपको दिखाई देंगी तो उनमें आमतौर पे मुक्त छंद में वो रचनाएं लिखी गई हैं। जब छंद का आप जिक्र करेंगे तो ये पंक्तियां मुक्त छंद में लिखी गई हैं। इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में तीन जो बिंदु हैं वो तो भाव सौंदर्य के, पहला भाव पंक्तियों का, दूसरा रस, तीसरा गुण। शिल्प सौंदर्य में भी 4 पॉइंट हैं, पहला भाषा, दूसरा शब्द चयन, तीसरा अलंकार, चौथा छंद। अब इसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शब्द शक्ति ढूंढें, आप शैली ढूंढें, आप कोई अन्य चीज ढूंढें। मुझे लगता है कि बच्चों को, खासकर 12वीं तक के बच्चों को सरलार्थ करते समय ये जो मैं बता रहा हूँ ये पर्याप्त है। इससे ज्यादा लिखना तो आप जब BA MA करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, मैं इन पंक्तियों से और सरलार्थ की तरफ आ गया। मुझे लगता है आप भी बता सकते हैं। यदि आपको ये सरलार्थ करना समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया है तो मैं प्रयास करूंगा कि एक बार फिर इसमें कोई एक छोटा मोटा वीडियो बना करके आपको समझा दूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये अलग वीडियो में समझाया जाना चाहिए, थोड़ा विस्तार से समझाया जाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि इस पे अलग वीडियो बना दूं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति कविता की किस विशेषता के बारे में बात करती है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो पंक्ति है ये क्या कहती है? ये प्रश्न 4 नंबर का आया। 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, तो उनमें से ये एक प्रश्न आया। 3 प्रश्न आते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं। तो उनमें ये प्रश्न आए, एक तो ये आवृत्ति होती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बार बार वो कह रहा है। दूसरा जो प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। एक तरफ तो व्यक्ति आशा से भरा रहता है, उसे लगता है कि नहीं यार जीवन में बहुत कुछ है, दूसरी तरफ लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो दोनों ही चीजें इस कविता में दर्शाई गई है। तीसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य क्या है?
3 प्रश्न है। पहले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति की आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराई, बार बार यही बात आती है। 3 बंद हैं, तीनों बंदों में ये बात आती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बार बार कवि ने क्यों कहा है? इससे किस विशेषता का पता चलता है? तो इस पूरे प्रश्न में एक ही महत्वपूर्ण बात है, और वो है समय की गतिशीलता का। किस चीज का पता लगता है? कि समय जो है वो निरंतर बढ़ता जाता है। आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में दुख हो, समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई तो अब सारे दुनिया भर की, दुनिया जहान की घड़ियां रुक नहीं जाएंगी, दुनिया भर के काम बंद नहीं हो जाएंगे, वो काम चलते रहेंगे। इसी चीज का, इसी विशेषता के बारे में इस प्रश्न में हमें बात रखनी है। अब मैं इन्हें संक्षेप में बता रहा हूं। आप जब लिखेंगे तो ये ध्यान रखते हुए लिखेंगे कि इस प्रश्न में ये विशेषता हमें दर्शानी है कि समय जो है वो चलता रहता है, वह किसी के सुख में दुख में रुकता नहीं है। जब आप इसका उत्तर देंगे तो ऐसे भी दे सकते हैं, इस पंक्ति में समय की, या इस कविता में समय की गतिशीलता के बारे में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पंथी के लिए, चिड़िया के लिए या कवि के लिए 3 अलग अलग स्थितियां हैं। तीनों स्थितियों में समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी गति को कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचती। पंथी के लिए उसकी मंजिल इंतजार कर रही है, चिड़िया के लिए उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कवि के लिए कोई इंतजार नहीं करता है। फिर भी दिन जल्दी जल्दी ढलता रहेगा, वह बीतता रहेगा, वह किसी के लिए कभी नहीं रुकेगा। इस विशेषता के बारे में इस प्रश्न में बात की गई है। दूसरे प्रश्न को उठाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में 3 बंद हैं। पहले 2 बंदों में आशा और अंतिम बंद में निराशा के बारे में कवि बात करता है। कवि पहले 2 बंदों में बात करता है कि पंथी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद है और वह आराम से अपनी मंजिल पर पहुंचने में लगा हुआ है, सक्रिय है, निरंतर गतिमान है। चिड़िया जो है उसे अपने बच्चों की उम्मीद है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ये आशा है उनके मन में। मंजिल के नजदीक पहुंचने और अपने बच्चों से मिलने की एक ललक उनके अंदर है। ये हमारे जीवन के बहुत सारे भागों को स्पष्ट करती है। हम सुबह से लेकर शाम तक जितने काम करते हैं वो अपने जो आत्मीय हैं, हमारे अपने जो हैं, उनके लिए हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं। एक आशा है कि ये लोग हमारे लिए, हमारे हित के लिए काम करते हैं, तो हम भी इनके हित के लिए काम करें, ये आशा हमारे मन में होती है। और कुछ जगह जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसका कोई नहीं है, जब उसे ये लगने लगता है कि वह काम करे तो किसके लिए करे, जब वह एक भावुकता अपने मन में महसूस करने लगता है, ऐसी स्थिति में निराशा उसके चेहरे पर झलकने लगती है। तीसरा बंद उस निराशा की ही बात करता है। कवि के लिए दुनिया में सारे आनंद समाप्त हो गए हैं, सारी सक्रियता उसके लिए महत्वहीन हो गई है और इसलिए वह मौन बैठ जाता है, उसके कदमों में शिथिलता आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कविता आशा और निराशा दोनों के क्रम को स्पष्ट करती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य क्या है कविता का, आपको क्या लगा? सरलार्थ हमने करवा दिया। तीनों तरह की स्थितियों में भी समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह लगातार चलता रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो समय का रथ है वो दौड़ा जा रहा है, आपको तो ये चाहिए कि आप उसके कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहें, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समय का रथ आपको कुचलता हुआ निकल जाता है, आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये कविता जो लिखी गई है उद्देश्य लेकर लिखी गई कि आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी गति बरकरार रहती है। इसलिए हमें भी
अपने सुख दुख को पीछे धकेलते हुए समय की कदम ताल से अपने कदमों की ताल, अपने कदमों की गति बनाए रखनी है, मिलाए रखनी है। जैसे जैसे समय बीतता है हमें भी वैसे वैसे परिवर्तन लाते हुए अपने आप को लगातार सक्रिय रखने की आवश्यकता है। ये कविता का उद्देश्य है। तो चलिए, मेरे विचार से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। मैं यदि इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से लिख के दे दूं तो वह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जितना मैं आपको मेहनत कर रहा हूं समझाने में, प्रयास कर रहा हूं समझाने का, मैं उसे लिख भी सकता था, लेकिन मेरा लिखना आपकी रचनात्मकता को समाप्त कर देगा। मैं यदि उसे लिख करके आपको दे दूं, आप उसी को उस पर रट्टा मारने लगे, तो जो रचनात्मक आप होने चाहिए, आपके अंदर की जो रचनात्मकता निकलनी चाहिए, जैसा मैंने समझाया, आप उसे व्यवस्थित करके अपनी कॉपी में लिख लो, उत्तर हो गया। तो वो रचनात्मकता भी समाप्त ना हो, इसलिए मैंने इनके उत्तर लिख के देने की बजाय मैंने समझा के देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। आगे चलते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं। ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आए, पिछली परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न 2017 के एक कोड में भी आया और डी कोड में भी आया। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं। तो पहला प्रश्न ये है और इसके उत्तर 4 विकल्प देखें। नीड़ों से, पेड़ों से, खेतों से, घरों से। आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं कहां से झांकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए, अपने कमेंट में लिखिए कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं। इतने में दूसरा प्रश्न और पढ़ लेता हूं, आप अपना उत्तर दीजिए, फिर बताएंगे हम कि आपका उत्तर सही है या गलत है। मुझसे मिलने को कौन विकल। पूरी कविता आपको समझा चुका हूं, प्रश्न आए हैं उसके बाद, तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होने चाहिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में, उर माने हृदय में क्या भरता है। 2020 में यह प्रश्न आया, 2019 में यह प्रश्न आया, 2018 में यह प्रश्न आया। अब आप देखिए, लगातार 3 साल यह प्रश्न आया है, चौथी साल भी उम्मीद कर सकते हैं हम। मुझसे मिलने को कौन विकल, इस जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस गीत में यह प्रश्न उर में क्या भरता है। तो शिथिलता भरता है, चंचलता भरता है, विह्वलता भरता है, या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी तो हम नहीं कहेंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल। चलिए पहले तो आप अपना उत्तर निश्चित करिए, उसके बाद मैं बताता हूं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, इसका उत्तर ले लें पहले। आपने क्या लिखा होगा, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं, नीड़ों से। इसका सही उत्तर है नीड़ों से। आपने जिन्होंने नीड़ किया है उनका सही है, और मुझे लगता है कि गलत किसी का भी नहीं होगा। जिन्होंने भी लिखा है मुझे लगता है सबका ठीक ही होगा। दूसरा देखें, मुझसे मिलने को कौन विकल। यह प्रश्न हृदय में क्या भरता है, तो सीधी वो पंक्ति याद आ जानी चाहिए, भरता उर में विह्वलता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। उत्तर आपका आ गया, उत्तर है विह्वलता। ये उत्तर सही है। मुझसे मिलने को कौन विकल, ये जो प्रश्न है, 3, देखो कितना महत्वपूर्ण है, 3 साल आया है, ध्यान रखें। ये प्रश्न हमारे मन में क्या भरता है, कवि के मन में क्या भरता है, विह्वलता। विह्वलता माने भावुकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गीत कविता में समय कैसा माना गया है। एक गीत कविता में, अब देखिए 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। एक गीत कविता में समय कैसा माना गया। पहला ऑप्शन क्या है, स्थिर। आप उत्तर दे सकते हैं लगातार, बाद में मिल जाएगा वो तो एक कविता में समय को कैसा माना गया है, स्थिर, परिवर्तनशील, व्यर्थ, क्षणभंगुर। बार बार हमने एक ही बात कही है, और वो बात क्या है कि जो समय है वो बदलता रहता है, ढलता रहता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता।
वह गति पकड़े हुए है, और जब कोई चीज गति पकड़े हुए होगी तो उसकी स्थितियों में परिवर्तन आएगा। इसलिए यहाँ जो उत्तर हैं उनमें जिन्होंने भी परिवर्तनशील किया है उनका उत्तर सही है। एक गीत कविता में समय को परिवर्तनशील माना गया है। इसे देखिए, एक गीत कविता में दिन का, ये टेक्निकली गलती हुई है, एक गीत कविता में दिन का पंथी किसे कहा गया है? एक गीत कविता में जो दिन का पंथी कहा गया है वो किसे कहा गया है? चिड़िया को, कवि को, पंछी को, सूर्य को? तो ये उत्तर इसका सही है, कवि। सारी स्थितियों में कवि अपनी बात करता है। चिड़िया वाली स्थिति भी उसकी अपनी है, पंथी वाली स्थिति भी उसकी अपनी है। जब उसके सामने मंजिल थी तो वह एक पंथी की तरह मंजिल की ओर भागा चला जाता था। जब उसके घर में कोई इंतजार करने वाला था तो दुनिया भर के काम धाम निपटा के वो घर की ओर भागा चला जाता था। चिड़िया के रूप में भी कवि स्वयं है, और अब उसके इंतजार करने के लिए कोई नहीं है तो वह भावुक है, विह्वल है, शिथिल है, घर में पड़ा हुआ है, तो वो भी कवि ही है। तो यह दिन का पंथी किसे कहा गया है? कवि को, स्वयं को। ये उत्तर है आपका। तो ये जो कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए, ढूंढे, उनमें से एक प्रश्न और है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? पहला ऑप्शन है पंथी के, दूसरा है चिड़िया के, तीसरा है कवि के, चौथा है इनमें से कोई नहीं। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए। क्या पंथी के? कमेंट में लिख सकते हैं। चिड़िया के, कवि के, कोई नहीं। तो सही उत्तर है चिड़िया के। चिड़िया के बच्चे उसकी प्रत्याशा में हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मां आ रही होगी। और इस तरह प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कविता अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा है तो आप अपने कमेंट में डालें, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या कमी रही, आपको क्यों समझ में नहीं आ पाई, तो वह भी आप लिख सकते हैं। मैंने तो प्रयास किया कि आपको अच्छे से कविता समझा सकूं। तो आज इतना ही। कल फिर एक कविता लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, वह लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ जुड़ते हैं। हमारा जो प्रयास है वो तब तक सफल नहीं है जब तक वो आप तक नहीं पहुंचता। आप लोग जुड़ें, अपने साथियों को भी कहें। हमें जो मेहनत करनी है वो एक बच्चे के लिए भी उतनी ही करनी है, और यदि 1000 बच्चे उसका आनंद लेंगे उनके लिए भी उतनी ही करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगली कक्षा में आप फिर से जुड़ेंगे, और मैं पूरी मेहनत करके आपके बीच आऊंगा, प्रयास करूंगा कि वह कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि।